यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू पीवाईक्यू में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं एक बार। ये इसमें आपके रहने वाले हैं 15% और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, निबंधकार विवेकी राय का आप जानते हैं निबंध हमारे सिलेबस में है। विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विवेकी राय जी के संबंध में आपको बताना है कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनका विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण है। तो क्या इसमें ये हमारा सही हो जाएगा? तो नहीं, ये हमारा गलत है। ठीक है, विवेकी राय आप जानते हैं कुबेर नाथ राय, विवेकी राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण नहीं है। ठीक है, विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके ये तीनों रूप प्रकट होते हैं, बिल्कुल सही है। विवेकी राय एक किसान भी रहे हैं, अध्यापक भी रहे हैं और लेखक भी रहे हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं में उनके ये तीनों रूप देखने को मिलते हैं। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। तो क्या हमारा ये राइट हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, व्यक्तित्व की छाप कम नहीं है बल्कि व्यक्तित्व की छाप उनमें दिखाई देती है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी हुई भाषा है। क्या कह रहा है? विवेकी राय की जो भाषा है भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी हुई भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक इसमें बघार सब भोजपुरी की है। ठीक है, छौंक बघार किसकी है? भोजपुरी की है। तो यहाँ पर हमारा ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें राइट है। तो इसमें बी, डी और इसके अलावा हमारा कौन सा सही होगा? ई सही हो जाएगा। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। ठीक है, विवेकी राय के जो निबंध हैं वो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। तो ई ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी, डी और ई। ठीक है, बी, डी और ई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इनके बारे में क्या कह रहा है। ये ललित निबंध में कौन कौन आते हैं? ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और इसके अलावा विवेकी राय। ठीक है, ये सब ललित निबंधकारों में आते हैं। इनके निबंध किसानों का देश 1956, गांव की दुनिया 57, त्रिधारा 1958, फिर बेतलवा डाल पर 62, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं है 1988। ये इनके कुछ निबंध हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए में क्या कह रहा है? प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। प्रयोगवादी कवियों ने जिस नए सत्य के शोध, नए सत्य की खोज और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। तो क्या हमारा ये राइट हो जाएगा? हाँ, ए इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ए इसमें बिल्कुल राइट है। आगे क्या कह रहा है? मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है, नहीं प्रगतिवाद में भी हुई है। ठीक है, पहले तो प्रगतिवाद में ही हो चुकी है, मध्य वर्गीय समाज की सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन आर सही नहीं है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? चूंकि मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में हुई है ना, और इसकी स्थापना लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी? आप जानते हैं इसमें कुछ भाषा विज्ञान जो हमारी प्रथम इकाई है उसमें से कुछ आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? मूर्धन्य इकाई इसमें कौन सी हो जाएंगी? तो देखो जो ट वर्ग होता है ना, ये किसका होता है? ट वर्ग मूर्धन्य इकाई में आता है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि में आता है, सॉरी इकाई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन देखो ग तो होगा नहीं, ये तो कंठ ध्वनि है। ठीक है, ट हमारा हो जाएगा। इसके अलावा ड भी हो जाएगा, ट ठ ड ढ, और ठ भी हो जाएगा, लेकिन च भी नहीं है। च किसमें आएगा? तालब में चला जाएगा, ये तालव्य ध्वनि है। और ग हमारा कंठ ध्वनि है। तो इनका तो याद ही रखना।
और बी, सी और ई, बी, सी और ई, इस तरह से ये प्रश्न हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन होंगे? राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा हमारा सही हो जाएगा। इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास लिखा है, भाषा विज्ञान की भूमिका, परिणाम की प्रदर्शनी में अमर भारती, खट्टा मीठा, आईना, बोल उठा, साहित्य समीक्षा, पारिजात, मंजरी, ये इनकी अन्य कृतियां हैं देवेंद्र नाथ शर्मा जी की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः किस रचनाकार पर आधारित है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है, ये कह रहा है। वैसे तो ये नामवर सिंह का की पुस्तक है, उनका निबंध है, लेकिन ये किसके ऊपर आधारित है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 5 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? किसके ऊपर आधारित है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये मूलतः किस रचनाकार पर आधारित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। नामवर सिंह की अन्य कृतियों में फागुनी साम, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म। ठीक है, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म, ये नामवर सिंह की अन्य कृतियां आपको याद रखनी है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ये उदाहरण किस निबंध से लिया गया है? इसका कहने का अर्थ ये है कि फर्स्ट क्लास के डब्बे यानी कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई उनका रास्ता दिखाने वाला, उनका मार्गदर्शन करने वाला या उनको कोई चलाने वाला होना चाहिए, है ना। तो 6 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का निबंध है, वहां से ये पंक्ति उठाई गई है। ठीक है, और ये निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1884 ईस्वी। बाकी आप जानते ही होंगे ये 1877 में प्रकाशित हुआ था। और दिल्ली दरबार दर्पण है ना, 1877 में आया था। आगे है, शिव मूर्ति आप जानते हैं किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। और शिव शंभू के चिट्टे किसका है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकहानी आंदोलन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही होगा। अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है, चाहिए हमारा राइट हो जाएगा। अकहानी आंदोलन के संबंध में सत्य आपको बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन कौन से होंगे? तो कहानी का जो मूल स्तर है वो विरोध और निषेध का है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया दोनों इसके प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। एक और जिंदगी, 9 साल, छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियां अकहानी के उदाहरण है, ये अकहानी के उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये अकहानी के उदाहरण नहीं है, याद रख लेना। ये सभी एक और जिंदगी, 9 साल, छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, ये समानांतर कहानी के से संबंधित हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अकहानी आंदोलन के नई अन्य प्रमुख हस्ताक्षर है। नहीं, ये नई कहानी से संबंधित है। ठीक है, ये नई कहानी से संबंधित है, याद रखना। और ये भी नई कहानी से संबंधित होंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर हमारा ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये ए, बी और डी। ठीक है, मोहन राकेश यहाँ पर देख लेते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, याद रखना। एक जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश की है। 9 साल, छोटी पत्नी, रविंद्र कालिया की है। और जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की। अलग अलग कहानी से ये संबंधित है। ठीक है, उपर्युक्त कथन का आपको चयन करना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता, ये गलत है भाई। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण ही तो होता है ना। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण तो होता ही है ना। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया भाई, होता है ना। व्यंजनों का नहीं होता। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर। स्वनिम के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। हाँ, आया ना लाइन पे, सी हमारा सही हो जाएगा। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसा देखा है आपने? सर्वनाम में लिंग के कारण क्या रूपांतर हो जाता है? तो ये तो हमारा गलत है, नहीं होता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमारा सही है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। तो यहाँ पर हमारा बी, सी और ई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी इसमें सही नहीं है। ठीक है, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में कौन से कथन विचारणीय है, कौन से इसमें से सही होंगे? तो क्या कह रहा है ये आगे, राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल जी का क्या है, उपन्यास है। और इस उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। देख लीजिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए हमारा राइट हो जाएगा इसमें, है ना, व्यंग्यार्थ प्रयोग इसमें किया गया है। ये एक सामाजिक व्यंग्यात्मक उपन्यास है, याद रखना। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है ना। ये तो कुछ गलत सा नहीं बोल दिया इसने, ये तो गलत है भाई, है ना। बाण भट्ट की जो भाषा है वो बिल्कुल अच्छी है, संस्कृत निष्ठ है। ठीक है, तत्सम रहित नहीं है, तत्सम युक्त है। मेला आंचल में भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग है। मेला आंचल में जो भाषिक है वो क्या है, भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे जी का क्या है, उपन्यास है, इसमें बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सही है। झूठा सच की जो भाषा है वो काव्यात्मक है, नहीं काव्यात्मक बिल्कुल नहीं है। ए, सी और डी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा की जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ, काव्यात्मक और अलंकृत है। निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहला खेला गया मंचित नाटक कौन सा था? मंचित या फिर खेला गया नाटक कौन सा था? तो ये कौन सा था भाई, जानकी मंगल था, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। 1868 ईस्वी में इसे काशी में खेला गया था। ठीक है, इसके अलावा गोपाल चंद्र गिरधरदास जो कि भारतेंदु जी के पिता थे, नहुस नाटक इन्होंने लिखा था, जो कि 1859 में प्रकाशित हुआ और इसे भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। शकुंतला 1862 ईस्वी में लिखा गया, राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा इसे शकुंतला को। और विद्या सुंदर 1868 में नाटक है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिथक के संबंध में उचित कथन आपको बताना है। मिथक के संबंध में उचित उचित कथन आपको बताना है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज हैं और अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे है, मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं, ये भी हमारा राइट है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों का, ये बिल्कुल ठीक है। हिंदी में मिथक के लिए ए, बी और सी, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। मिथक के संबंध में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं। नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं। देखिए, मिथक किसको कहते हैं, एक बार इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यताओं को, यानी कि जो पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको व्यक्त करने वाली जो कथाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, उनको मिथक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, उनको व्यक्त करने वाली जो अति मानवीय कथा होती है, मतलब मानव का रूप उसमें ज्यादा होता है, मानव की काल्पनिक जो चीजें होती हैं उनको मिथक कहा जाता है। नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। क्या हमारा ये राइट ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल सही है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं।
काव्य अभ्यास और शक्ति निपुणता। शक्ति निपुणता काव्य रचना के हेतु हैं, ये भी सही है, ए और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। हेतु का कारण होता है, तात्पर्य होता है कारण से। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है, प्रतिभा, जैसे शक्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। भाषा के संबंध में आपको बताना है, सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, ठीक है, एक दूसरे से परिवर्तन होता है मानव भाषा की भूमिकाओं में। और विविधता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है ना। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, बिल्कुल सही है। मानव भाषा जो होती है यादृच्छिक होती है, इसकी विशेषताओं में बताई भी जाती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, ये गलत है, ठीक है। ए, सी और डी, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए, सी और डी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए भाषा के बारे में क्या कह रहा है। यहाँ भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा, और अभिलक्षण से आशय है विशेषता या फिर मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भाषा केवल मनुष्यों की ही बपौती नहीं है। मकड़ी, मधुमक्खी, गिबन और चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी ना किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से स्पष्टतः अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। अर्थात इन अभिलक्षणों में तो कुछ अन्य जीवों की भाषाओं में मिलते हैं और किंतु सभी केवल मानव भाषा में मिलते हैं, ठीक है। कुछ अभिलक्षण ऐसे हैं जो हमें बाकी के जीवों में मिलते हैं और सारे के सारे मानव के अंदर मिलते हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय ये है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। ये कथन किसका है। 14 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। 14 में हमारा क्या हो जाएगा, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय क्या है कि उसे उसकी ही सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, महात्मा गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी का कथन है, याद रखना, महात्मा गांधी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा सा इसमें कुछ दे रखा है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण मौजूदा विचारों, आदर्शों और संस्थाओं की समीक्षा हुई। इस संपर्क का पहला प्रभाव स्वाभाविक रूप से धार्मिक क्षेत्र में पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में अधिकांश विचार, आदर्श और संस्थाएं कमोवेश धर्म से जुड़ी हुई थी। इसका परिणाम ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज जैसे नए सुधारवादी संप्रदायों का उदय होना था। गांधी जी धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे। गांधी जी खुद का एक रूढ़िवादी हिंदू कहते थे, खुद को, ठीक है, खुद को क्या कहते थे, एक रूढ़िवादी हिंदू कहते थे। लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता की खतरनाक और क्रूर व्यवस्था की कभी वकालत नहीं की, यानी कि कभी वकालत नहीं की। वे भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। इस बारे में वे कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों को श्रेष्ठता या हीनता के तमगे के साथ नहीं बनाया। कोई भी धर्मांतय जो किसी इंसान को उसके जन्म के कारण हीन या अछूत करार देता हो, वह हमारी निष्ठा का आदेश नहीं दे सकता। यह ईश्वर और सत्य जो कि ईश्वर है, इसका इनकार है। गांधी जी ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके लिए ईश्वर नैतिक नियम धर्म था। उनका कहना है कि सत्य ही ईश्वर है। मेरे लिए ईश्वर और सत्य और प्रेम है। ईश्वर नैतिकता और सदाचार है। ईश्वर अभय है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, और फिर भी वह इन सभी से ऊपर और परे है। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे पत्र भी निकाले थे, इन्होंने संपादन किया था इनका, ठीक है। निम्न में से कौन सा अज्ञे के द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है। विपथगां, शरणार्थी, नदी के दीप या फिर जयदोल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, 15 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नदी के दीप, ठीक है, नदी के दीप। नदी के दीप जो ये कहानी नहीं है बल्कि क्या है, उपन्यास है। ये इनका क्या है, उपन्यास है, याद रख लेना। अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है बल्कि उनका उपन्यास है। इनके द्वारा अन्य उपन्यास कौन से हैं, शेखर एक जीवनी 1940 और 44 इनका
जो है समय बताया जाता है, 2 भागों में प्रकाशित होता है। अपनी अपनी अजनबी 1961। आगे की कहानी संग्रह की बात करें तो विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी। ठीक है, यहाँ पर हमने 15 किए हैं व्याख्या सहित। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर जरूर कर देना और यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।